पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 52 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,461 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,118 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 37,740 हो गई। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब की सेहत पहले से बेहतर है। आज कोरोना टेस्ट होगा। सानहा मर्ज के मुतासरीन का धरना ख़त्म करने से इनकार। हुकूमती वफ़द की एक और कोशिश नाकाम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के धरने के शुरका से मुलाकात। हज़ारा बरादरी के रहनुमा आगा रज़ा का कहना है कि वज़ीर आज़म के आने तक धरना जारी रहेगा। अली ज़ैदी ने कहा, यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर आज़म लवाहिकीन से मुलाकात के लिए ज़रूर आएंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कोर कमांडर्स का आज़म, अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा, कौमी इदारों के तमाम अनासर को चैलेंजेस से निपटने में किरदार अदा करना होगा। लाहौर में रात भर वक्फे से तेज़ बारिश के बाद धुंध छा गई। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पहाड़ों पर मोतियों ने सफ़ेदी बिखेर दी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में और अब मजीद ओबियसली कुछ बहुत अच्छी अपडेट्स आपके लिए हमारे पास हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी खवातीन के लिए पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उसमें इजाफे का बिल मंजूर कर लिया और इस बिल को मलाला यूसुफजई एक्ट का नाम दिया गया है। बिल्कुल, मलाला यूसुफजई एक्ट की बात की जाए तो अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के ने मार्च 2020 में पास किया और बाद में 1 जनवरी 2021 को अमरीकी सेनेट में ये बिल पास हुआ और इस बिल की दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद इसी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भेज दिया गया है। बिल के मुताबिक अमरीकी इदारे बराए बैनुल-अक़वामी तरक्कियात 2020 से 2022 के दरमियान अपनी 50% स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी खवातीन को फराहम करेगा। एग्जैक्टली और पाकिस्तानी खवातीन को स्कॉलरशिप्स अहलियत की बुनियाद पर पाकिस्तान के हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी। बिल में यूएसएड से पाकिस्तान में तालीमी प्रोग्राम्स को वसअत देने और उन तक रसाई बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया गया है। इस मकसद के लिए यूएसएड पाकिस्तानी निजी शोबे में सरमायाकारी करेगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मशवरा किया जाएगा। बिल के इतलाक के बाद यूएसएड सालाना तौर पर अमेरिकन पार्लियामेंट को रिपोर्ट देगा सिन्फ, अहलियत और डिग्री की बुनियाद पर कितनी स्कॉलरशिप तकसीम की गई और ये कि कितने दरख्वास्त गुजार अहल ना होने की वजह से रद्द कर दिए गए। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2010 से लेकर अब तक यूएसएड ने तकरीबन 6000 पाकिस्तानी खवातीन को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं और अब मलाला स्कॉलरशिप एक्ट के तहत इन स्कॉलरशिप्स में मजीद इजाफा हुआ है। मलाला की शोबा तालीम में खिदमत की पहले ही दुनिया मुतरफ है और अब मजीद खवातीन को आला तालीम के मौके मैसर आ सकेंगे। इस बिल की मंजूरी के बाद मलाला यूसुफजई ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि उन्होंने साथ में शुक्रिया अदा किया और लिखा कि यूएस के 50% जो वज़ाइफ हैं वो पाकिस्तानी खवातीन को मिलेंगे। और मलाला ने यह भी कहा कि मैं बहुत पुरजोश हूँ और मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ कि ये बिल हमारी बेहतरी के लिए रहनुमाई करेगा। और साथ में ये भी हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के इलाके सवात से ताल्लुक़ रखने वाली मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी जो लंदन है उधर से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और अब वो शोबा तालीम के हवाले से काम कर रही हैं और ये एक बहुत अच्छी खबर है उन तमाम खवातीन के लिए जो स्कॉलरशिप्स जिनको मिलेंगी और इस हवाले से ये कहा जाए कि एक अच्छी अचीवमेंट है हमारे हिस्से में आई है।
ठीक है। और मलाला जो कि बहुत बेहतर काम कर रही हैं, अगर तालीम के हवाले से हम बात करें, कुछ लोग उनसे नाला भी रहते हैं कि वो बहुत सारे कौमी इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करती, तो आई थिंक ये जो वो कर रही हैं ये भी बहुत बड़ा कॉज है। अगर इसके ऊपर पाकिस्तान की उन जैसी कई और बेटियां जाके स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ लें और बेहतर पढ़ लें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। वो किसी ने कहा था ना कि आप मुझे एक तालीमी याफ्ता माँ दें, मैं आपको एक तालीमी याफ्ता कौम दूंगा, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। साथ साथ ही हम बात करें, चूँकि हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, कुर्बानी की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करें, तो हम एजाज हसन को कैसे भूल सकते हैं जिनकी आज बरसी है। बिल्कुल, एजाज हसन की बात करें, बलूचिस्तान के इलाके मन में तालीम के फ़रोग के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ हर कोई अपने लिए तो जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना, ये बहुत कम लोगों का जज्बा होता है। और आज हम इसी जज्बे के हवाले से बात करें, जिससे 7 साल पहले एतजाज हसन ने जिस जज्बे का मुजाहरा किया और जाम शहादत नोश किया। एक है, देखने वालों को शायद मालूम ना हो, एतजाज के ऊपर एक अदद फिल्म भी बनाई गई है, एक फिल्म भी है इनके ऊपर जिसमें इनकी पूरी कहानी दिखाई गई है, किस तरीके से इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए। और ये उस वक्त की बात है जब बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, स्कूल्स को टारगेट किया जाता था, सबसे ज़्यादा ईजी टारगेट्स ओबियसली स्कूल ही हुआ करते थे। और एतजाज ने जब महसूस किया कि एक मशकूक शख्स है जो कि स्कूल की जानिब जा रहा है, उन्होंने उसको रोकने के लिए और मुज़ाहमत करने के लिए अपनी जान दे दी। सबसे बढ़कर इस एज में किसी इस तरह का एक डिसीजन लेना या खुद को आगे कहने पेश करना किसी चीज़ के लिए, ये बहुत हौसले और जुर्रत की बात होती है। और इतनी छोटी उम्र में एतजाज ने किया, तो हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से एतजाज हसन को आज ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उन तमाम बच्चों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जो किसी ना किसी तरह कौम की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अब हम एतजाज की बरसी तो, लेकिन हम वी आर फीलिंग प्राउड, हमें अच्छा लग रहा है कि एतजाज जैसे बच्चे हमारी कौम का हिस्सा है जिनका हिस्ट्री में नाम है। आगे हम बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ आपके मसाइल की, यानी कि महंगाई के मसाइल की, जो कि बढ़ती जा रही है, काबू नहीं आ रही। चाहे सब्जी हो, चाहे दालें हो, चाहे चीनी हो, आटा हो, कुछ भी हो, जब भी जाते हैं, खासतौर पे मैं तो जब भी अम्मी के साथ जाता हूँ ग्रोसरी करने, यही सुनने को मिलता है महंगाई बहुत हो गई है। तो ऑब्वियसली जाती हूँ तो मुझे पता है बहुत महंगाई है, तो महंगाई हो भी गई है ऑब्वियसली। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बात करने के साथ साथ इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की एक जानिब क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, कुछ उनके पास इनिशिएटिव्स नहीं है, दूसरी जानिब जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो जो डिफरेंस है बेसिकली परचेजिंग पावर और जो की चीज़ों की कीमतें हैं वो मुसलसल ज़्यादा होता जा रहा है, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसी हवाले से अनीस मजीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उनसे हम ज़रा पूछते हैं अजनास के हवाले से, चूँकि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, कि वो इस सारी सूरत हाल के लिए क्या सजेशंस रखते हैं और इसकी वजह क्या देखते हैं। अनीस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अलसुब, आपको खुशामदीद भी कहते हैं और गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। सूरत हाल तो आपके सामने, बीइंग पाकिस्तानी हम कहीं ना कहीं सभी इससे हिट हो रहे हैं, बुनियादी वजह इसकी अब क्या देखते हैं, और अब तक हमने इससे निपटने के लिए आई मीन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्यों कुछ खातिर खा इक़दाम नहीं किए, स्टिल सिचुएशन कंटिन्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी महंगाई हो रही है, आपने देखा है कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर भी है, और दूसरा मेजर इसमें इशू जो है ना, वो हमारी करेंसी जो है डिवैल्यू हुई है, उस लिहाज से उसका इम्पैक्ट अभी तक आ रहा है, जो कि हम पिछले 1.5-2 साल, पिछले 6 महीने से तो स्टडी है, प्राइसेस करेंसी में नहीं इतने बढ़े, लेकिन जो पिछला इम्पैक्ट है वो अभी भी आ रहा है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ 2-3 चीज आइटम जो मेजर हमारी हैं, जिसमें गंदम है, उसमें तो करेंसी का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। अगर इम्पोर्ट हो रही होगी तब तो ये महंगा कॉस्ट करेगा, लेकिन अभी यहाँ हमारे पास अपनी क्रॉप है और इंपोर्ट भी हुआ है। और एक तो मैं आपको इसका बताऊं गंदम का, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मिलर्स को गंदम प्रोवाइड करी है 37 रुपये पर किलो में, और 37 रुपये जब पर किलो इनको प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसका आटा किसी को इस रेट में नहीं मिल रहा। यानी कि अगर 37 का ये बेचे तो 42 रुपये या 43 रुपये का आटा होना चाहिए, जो कि आम गरीब आदमी को मिलना चाहिए। चलिए, जितना गंदम देते हैं कम से कम उतना आटा तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वापस आटा लेने को ना किसी ने कहा है, ना कोई बेच रहा है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसको ख्याल करना होगा। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, बीइंग अ बायर, सॉरी टू कट यू, हम जो जैसे आप आटे की बात करें, 2 के है तो वो भी कुदरती तौर पे ऑब्वियसली पैदा होने वाली फसल है, गंदम उससे बनता है, लेकिन सब्जियां जो कि उसी हालत में जिस तरह वो पैदा होती हैं उसी तरीके से काबिल इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों का बढ़ जाना समझ नहीं आता। चूँकि इससे पहले भी सब्जियां तो लोग इस्तेमाल करते थे, क्या बुनियादी वजह आबादी का बढ़ जाना है, क्या हमारी मैनेजमेंट उस तरीके से एग्रो बेस्ड नहीं हो रही जिसकी वजह से जो सब्जियां आती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती, इसकी बुनियादी वजह क्या, या खुद से लोगों ने माफियाज बनाए हुए और सब्जियां तक महंगी बेचना शुरू हो गए? सब्जियों के हवाले से इन पर्टिकुलर बताइए क्यों है महंगी? देखिए, सब्जियों में बेसिकली ऐसा है कि ये हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसमें तो हमें इतने इशू होने नहीं चाहिए, मगर प्रॉपर जो है ना तवज्जो नहीं
दी जा रही, जब ग्रोइंग पे तवज्जो नहीं दी जा रही, फिर स्टोरेज पे और उस पे नहीं दी जा रही, और जो आड़त बीच में है उनकी वो लोग जो कीमत ले जाते हैं, फार्मर्स को भी इतने प्राइस नहीं मिलते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी प्रॉपर पॉलिसी बने ताकि जो फार्मर्स को भी जो उसके रेट मुनासिब मिले, फिर जो है अब कंज्यूमर को भी मुनासिब मिले। इसमें ये हो रहा है कि बीच में जो है वो रेट्स जो है ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जबकि अगर अभी भी आप देखें तो फार्मर्स को इतने ज्यादा रेट नहीं मिल रहे। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए, जो इसका कोई एक खुद मुख्तार बंदा होना चाहिए, जो मिनिस्टर हो या जो भी हो, उसके जिम्मे होनी चाहिए ये बात। लेकिन अभी भी मंडियों के अंदर तो वही पुराना आड़ती सिस्टम चल रहा है। हम देखते हैं कि सब मुख्तलिफ इलाकों से मंडियों के अंदर, जैसे लाहौर की मंडी है या कराची की सब्जी मंडी है या इस्लामाबाद की है, वहाँ पे सब्जियां लाई जाती हैं, वही आरटी सिस्टम है, एक शख्स खरीदता है फिर वो आगे दीगर लोगों को बेचता है। तो वहाँ पे तो कुछ चेक एंड बैलेंस एक अरसे से नहीं है, लेकिन कीमतें अब ज्यादा हैं, पहले इतनी नहीं होती थी। हाँ, पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब कीमतें ज्यादा होने की वजह यह है कि हमारी जो क्रॉप है ना वो कम होती जा रही है और उस पर सही तवज्जो नहीं दी जा रही। तो हमारी क्रॉप को सबसे पहले तो देखना होगा, फिर उसकी जो आप मंडी में भी अगर देखें ना, मंडी में भी प्राइस जो होती है वो फार्मर से मंडी तक आने में भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मंडी से मार्केट में माल आता है ना उसमें आपको बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस मिलता है। तो उसको चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि जो बीच के जो लोग हैं ना उनको जो है हमें इस कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि ये कि हमें एटलीस्ट कंज्यूमर को तो वो चीजें सही रेटों में मिले। आप अगर मंडी और मार्केट के रेट चेक करेंगे तो ये साफ जाहिर हो जाएगा, और ये हुकूमत का काम है कि उसको ध्यान रखा जाए। ठीक है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो